और हम पढ़ रहे थे भारत की नदियां। कल हमने डिस्कस किया था सिंधु नदी पे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी अरब सागर में कराची के पूर्व में गिरती है। मिथनकोट में सिंधु नदी में पंचनद का जल मिलता है। ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। पंचनद में कौन कौन सी नदी शामिल है? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचोक से। पाकिस्तान में कहां से प्रवेश करती है? चिल्लास से। एटक के पास काबुल नदी मिलती है। ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर दी थी। तो आपको याद होगा कि ये झेलम नदी जो है, ये झेलम, अभी हम झेलम की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको पहले की बात भी बता देता हूं ताकि रिवीजन हो जाए। तो आपको याद रखना ये सिंधु नदी है और ये यहां से खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में आपको याद होगा ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से निकलती है और आपके दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास के पास खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये आपका एक स्थान है एटक। इधर से एक प्रसिद्ध नदी आती है काबुल नदी आती है। आपको याद होगा इधर से एक नदी आती है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही सिंधु में मिलती है, चोक। और इसके बाद आपको याद रखना है कि ये एक नदी है और इस नदी का नाम है झेलम। और झेलम नदी जो है आपकी वो चेनाब में मिलती है और ये स्थान है जंग, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में इसमें एक नदी और आके मिलती है और इसका नाम होता है रावी और ये दोनों आपकी मिलती है मुल्तान में। इसके बाद ये व्यास और यहीं से एक नदी आती है सतलज नदी आती है। ये दोनों मिल जाती हैं हरीके बेराज में मिल जाती हैं और ये फिर आपस में मिलके और ये पंचनद बन जाती हैं। ये जो होती है वो पंचनद कहते हैं। वैसे ये नदी जो है वो चेनाब है। ये झेलम, ये नहीं भाई, चेनाब आएगी पहले। चेनाब और ये आपकी रावी और ये व्यास और सतलज और ये जो आगे चल रही है ये चेनाब ही है, चेनाब। लेकिन इसको पंचनद कहते हैं क्योंकि इसमें 5 नदियों का पानी आ जाता है और ये सब की सब जाके आपकी मिथनकोट में मिल जाती हैं। मिथनकोट में पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है, मिथनकोट में। और फिर आपके इधर एक नगर है कराची के पूर्व में सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। ये आपकी सिंधु नदी तंत्र की बात थी। सभी जल्दी से जुड़ जाओ। ओके, हाँ भाई पिंकी, राधे राधे। चलो करें शुरू अगली बात को। हाँ, इतनी बातें क्लियर है तो हम अगली बात पे चलें। हमारी जो आज की, सालू बेटा गुड इवनिंग। ओके, आज की हमारी जो नदी होने वाली है वो झेलम होने वाली है, झेलम। और झेलम नदी आपको पता है पीर पंजाल श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी होती है? पीर पंजाल। उस पीर पंजाल श्रेणी में आपके वेरीनाग झील से निकलती है। वेरीनाग झील शेषनाग झील के निकट होती है पीर पंजाल श्रेणी में। और जंग नामक स्थान पाकिस्तान में किस में मिल जाती है? चेनाब में। आपको याद रखना है कि श्रीनगर इसी के किनारे है, वुलर झील इसी के किनारे है, वुलर झील। और पाकिस्तान के जंग में चेनाब में मिलती है। आपको पता होना चाहिए मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक 170 किलोमीटर की लंबाई में झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ भी लगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगली बात पे चलें। कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकायन योग्य है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसकी 3 सहायक नदी किशनगंगा, लीदर और पुंछ। और किशनगंगा नदी जल विवाद भी है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आप कभी गंगा समझ के ऐसे मत समझ लेना कि भारत और नेपाल के बीच विवाद है। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है और किशनगंगा नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। आपकी झेलम नदी पे 2 परियोजना है, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। उरी परियोजना। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब तो सही है भाई, क्या कहां लिख दिया? ओके, सब जल्दी से आ जाओ, बात क्लियर हो जाए।
नोटिस छोड़ दिया करो। अच्छा पहले भाई चालू पहले क्या कर भाई ऐप पे ऑपरेटर जी। हाँ कर देंगे भाई कल से। और बताओ करें शुरू इस बात को। ओके कुछ नहीं निकला बेटा, मैंने कल वाली बात रिपीट की। झेलम, अभी आपको पढ़ना है झेलम। तो झेलम से सबसे पहला सवाल है उद्गम। आप बताइए उद्गम कहां से होता है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी J&K में है और पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग झरने के पास शेषनाग झील है। आप सीधा कह सकते हो शेषनाग झील से, शेषनाग झील से, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। और फिर सीधा हम लिखेंगे अंत। अंत का होता है झंग। झंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चेनाब, चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो चेनाब ही है। सबका पानी आखिर में चेनाब ही लेके जाएगी, ये बात याद रखना। हाँ यह श्रीनगर व उलर झील से बहती है, उलर झील से बहती। चाहे आप ये कह दो कि श्रीनगर झेलम के किनारे है और वुलर झील भी आपकी झेलम नदी के किनारे है, दोनों बातें एक ही है। और अगली बात आपको याद रखना है मुजफ्फराबाद। अच्छा आप लोग मुजफ्फराबाद के बारे में क्या जानते हो कि ये POK की राजधानी है, जानते हो क्या? मुजफ्फराबाद से मंगला तक, से मंगला तक, मंगला तक 170 किलोमीटर, मंगला तक 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर लंबी भारत पाक, भारत पाक क्या बनाती है? भारत पाक की सीमा बनाती है। तो आपके लिए ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ये खूब बार एग्जाम में पूछी गई है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है? तो बच्चा अपने आप पहले से सोच के बैठा रहता है सिंधु, और उत्तर सिंधु ही देता है जो कि गलत होता है। आपको ध्यान रखना है सिंधु नहीं बनाती, झेलम बनाती है बेटा। ओके उसके बाद आपकी कुल लंबाई कितनी है इसकी? 724। लंबाई किसी की याद नहीं करनी, छोड़ के किसकी? गंगा नदी की, सिंधु नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, बस बाकी की लंबाई नहीं आएगी आपके एग्जाम में, ये बात आप याद रखना। सहायक नदी, सहायक नदी झेलम की सहायक नदी पहली है लीदर, लीदर। एक आपकी है पुंछ, पुंछ सेक्टर भी तो है ना जहां POK के पास, जहां आतंकवादी आते आते रहते हैं, वही पुंछ। और एक आपकी किशन गंगा, किशन गंगा, ये 3 सहायक नदी है। और याद रखना किशन गंगा नदी जल विवाद, किशन गंगा नदी जल विवाद, किशन गंगा नदी जल विवाद जो है वो किसके बीच है? भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है किशन गंगा नदी जल विवाद। एक बात और आपको याद रख लेनी है बेटा, और वो क्या याद रखनी है? झेलम नदी के ऊपर 2 परियोजना है, परियोजना 2 है। एक तो आपकी है तुलबुल परियोजना, आप इसकी एग्जैक्ट बात करोगे तो ये वुलर झील पे है तुलबुल। और एक उरी परियोजना, उरी परियोजना दोनों J&K में है और आपकी झेलम नदी के ऊपर बनी है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि आपकी एक बात क्लियर होगी, झेलम नदी। चलो भी बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बताओ। बताइए भाई यहां तक की बात क्लियर होगी क्या? जल्दी से आप बताया करो। हाँ भाई बता दो। ओके सचिन चलते हैं अगली बात पे। बेटा नाम याद करना है परियोजनाओं में प्रिया, कि झेलम नदी पे 2 परियोजना, एक तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। तो ही तो सवाल आएंगे कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम पर। और आपकी उरी परियोजना किस नदी पे? उरी, उरी सेक्टर, उरी जगह का नाम है।
और वहां पे झेलम नदी पे, और दोनों की दोनों आपके J&K में। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या है, हम अगली बात पे चलेंगे। हमारी अगली नदी जो है वो चेनाब रहेगी, चेनाब। एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है और हमारे केवल लद्दाख से बहती है, खड़ा मोड़ बना के पाकिस्तान में चली जाती है। और इधर कराची, ये आपकी कराची है, इस कराची के पूर्व में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिर जाती है। ये आपकी यहां से एक नदी निकलती है झेलम, यहां से बॉर्डर बनाती है, फिर यहां जाती है। फिर आपकी ये वाली नदी है चेनाब, ये दोनों यहां मिलती हैं जंग में, जंग में। फिर आपकी यहां से हिमाचल प्रदेश से रावी नदी आएगी, ये दोनों मुल्तान में मिलेंगी, मुल्तान में। फिर आपकी यहां से एक नदी आएगी, कौन सी, व्यास, और इसके पास से एक नदी आएगी सतलज, और ये आपकी जो मिलेंगी वो मिथनकोट में मिलेंगी। मैंने उत्तराखंड में बना दी, थोड़ी सी ये ऊपर आएगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी, ये ध्यान रख लेना। आपको इनका क्रम याद रख लेना है। ओके, ठीक है भाई। तो हमारी अब की दूसरी नंबर नदी जो है वो चेनाब है, चेनाब, चेनाब। सबसे ज्यादा बार सवाल आता है वो सुन लो। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे ज्यादा बार कोई सवाल इस विषय में पूछा गया है तो यही पूछा गया है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी 1180 किलोमीटर लंबी है, ये 1180 किलोमीटर लंबी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। ये आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वहां इसकी दो शाखा होती है, एक चंदर और एक भागा, मतलब दो नदी निकलती, चंदर भागा, दोनों मिलने के बाद चेनाब बनती है। चेनाब, एक का नाम होता है चंदर और एक का नाम होता है भागा। आपको याद रखना ये हिमाचल प्रदेश से में बारालाचाला दर्रा पड़ा होगा, उसके दोनों ओर से निकलती है और इसका एक का नाम होता है चंदर, एक का नाम होता है भागा। चंदर और भागा जब दोनों आपस में मिल जाती तो नाम होता है चेनाब, चेनाब। और फिर ये रास्ते में झेलम का पानी लेती है, फिर इधर से रावी का लेती है और फिर लास्ट में सतलज का लेती है और आखिर में जाके मिथनकोट में सिंधु में मिलती है और इसको पंचनद कहते हैं, पंचनद। इसके ऊपर दो परियोजना बनी हुई है, तुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना, तुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। बेटा एक बार तो प्रियंका नई चीजों की बजाय जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। नई चीजें पढ़ोगे तो आप कोचिंग के मास्टर बन जाओगे, ऐसा हो सकता है। प्राइवेट स्कूल के या प्राइवेट कॉलेज के लेक्चर बन जाओगे, गवर्नमेंट नहीं बन पाओगे। ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ना चाहिए। ओके भी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है 1180 किलोमीटर। उद्गम, उद्गम बताना इसका कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दर्रा था ना जो मैंने आपको बताया था, बारालाचाला, बारालाचाला। दर्रे के दोनों ओर, दर्रे के दोनों ओर चंदर व भागा के रूप में, भागा के रूप में, चंदर व भागा के रूप में। अंत कहां है इसका, तो यह है झेलम, झेलम, रावी व सतलज का जल लेकर, सतलज का जल लेकर मिथनकोट में, मिथनकोट में सिंधु में मिलती है, सिंधु में मिलती है, मिथनकोट में मिलती है। और आपका मिथनकोट कहां है, पाकिस्तान में। मिथनकोट पाकिस्तान में, सिंधु में मिलती है। तो ये पंचनद का जल लेके जाती है, मतलब ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी और ये आपकी व्यास और ये सतलज, 5 नदियों का जल लेके आती है, इसलिए इसका नाम होता है पंचनद। ओके, बात क्लियर है। और आपको कोई बात विशेष बताने की आवश्यकता है नहीं, इतनी बात बतानी किसके ऊपर, 2 परियोजना है। परियोजना कौन सी है,
बेटा ये तो बार बार आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो दुलहस्ती है, दुलहस्ती, और एक है बगलीहार। दुलहस्ती व बगलीहार दोनों कौन सी नदी पे? चेनाब पर। और दोनों की दोनों आपकी कहा है? जे एंड के में। चेनाब पर और जे एंड के में। बस और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, आपके इसके अलावा कोई सवाल एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ भाई इतनी बात क्लियर है तो बता दो जल्दी से, फिर मैं आपको अगली नदी के पास लेके चलता हूं, जो हमारी नदी रहेगी रावी। हाँ ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब हमारी तीसरी नदी आ जाएगी ये वाली, चेनाब के बाद रावी आ जाएगी, रावी। ये 3 नंबर वाली रावी नदी है, रावी। इस रावी की बात हम करेंगे अभी। चलो जल्दी बता दो भाई, रावी नदी की बात करें। रावी कोई भी नदी है, 1 2 3, 3 नंबर आ गई रावी। उद्गम कहां से होगा इसका? रावी का उद्गम आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ी, कुल्लू की पहाड़ी जो है रोहतांग दर्रे के पास, उससे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू की पहाड़ी से, कुल्लू की पहाड़ी से, ये आपकी बात है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू की पहाड़ी से। अगला आपका आएगा अंत कहां होगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुल्तान। मुल्तान पाकिस्तान में है, जहां वीरेंद्र सहवाग ने तीर-अस्तक बनाया था, वो वाला मुल्तान। मुल्तान में यह चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। आप में से अधिकांश बच्चे वीरेंद्र सहवाग को जानते नहीं होंगे, तो क्या आपके समझदार होने से पहले इसने शायद खेलना ही छोड़ दिया होगा। तो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग ने तीर-अस्तक बनाया था, वहां आपकी रावी नदी जो है वो किस में मिल जाती है? चेनाब में। मिलेंगी तो सारी चेनाब में, चेनाब जाके सिंधु में मिलेगी, ये वाली बात है। ओके अच्छा एक बात और बतानी है, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में, ये तो पता होगा ना, इसी के किनारे है, इसी के किनारे लाहौर, इसी के किनारे है। और आपको बता दूं कि पंजाब के पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में, पठानकोट में एक बांध बना है। अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं, तो ब्रैकेट लगाने की कहां जरूरत है। पंजाब के पठानकोट में 3 बांध बना है, 3 बांध बना है। कि आपका छोटा बांध है थीन, थीन बांध। आपसे पूछ लिया जाए थीन बांध कौन सी नदी पे बना है? रावी पे, रावी पे। और तब तक आप कमेंट करके बताओ पंडोह बांध और पोंग बांध किस नदी पे बने? पंडोह बांध और पोंग बांध ये आपके पंजाब के पठानकोट में 3 बांध बना है। अच्छा पंजाब में जितनी नदियां बहती हैं उसमें सबसे कम यही बहती है, क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश से आती, पंजाब के ऊपर से सीधी पाकिस्तान चली जाती है। पंजाब से बहने वाली सबसे छोटी नदी, पंजाब से बहने वाली सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, पंजाब से बहने वाली सबसे छोटी नदी, ये आपकी बात है। इतनी बातें क्लियर है तो आप बता दो भी, फिर मैं आपको अगली नदी के पास लेके चलूंगा, व्यास, व्यास के पास। सतलज में व्यास नदी पर, बेटा क्या बता रहे हो आप? सतलज में व्यास नदी पे बता रहे हो क्या संदीप? रावी, रावी के बाद हम अगली पे चलेंगे व्यास। अच्छा आपको पता होना चाहिए व्यास जो है वो, व्यास नदी सिंधु में जाके नहीं मिलती है, सिंधु नदी तंत्र की नदी है। ये मानसरोवर झील के निकट से आपकी सतलज नदी आएगी,
और ये पाकिस्तान में चली जाएगी, किस में जाके मिलेगी? चेनाब में। ये पाकिस्तान में अलीपुर नामक स्थान होता है, अलीपुर, वहां मिल जाती है पाक में। और ये जाके फिर आपकी पता होगा मिथनकोट में मिलती है, मिथनकोट। सबसे ज्यादा मिथनकोट शब्द आपको नाम याद रखना है। मिथनकोट में पंचनद का जल, पंचनद का जल सिंधु में मिलता है, सिंधु में मिलता है, मतलब पांचों नदियों का पानी सिंधु नदी में कहा मिलता है? मिथनकोट में। और लास्ट वाली बात आपको याद है, कराची, कराची के निकट सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। धीरे धीरे हम इसको एंडिंग की ओर लेके चल रहे हैं। आपकी यहां से, जहां से ये नदी निकलती है ना, रोहतांग दर्रे के निकट से, उसी दर्रे के पास से आपकी व्यास नदी निकलती है, व्यास। ये भी व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से, जहां से निकलती है उसका नाम है व्यास कुंड। रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और वहां से निकल के आपकी कुल्लू घाटी से होके बहती है। कुल्लू, आपको याद होगा कुल्लू व कांगड़ा घाटी मैंने कराई थी, हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। हाँ भाई अन्नू, नमस्ते बेटा। हाँ बेटा, एक बात बता फोगाट सरिता, मैं नोटिफिकेशन भेजता हूँ क्या? पकड़ के भेजना हो तो कल मैं खोए पे धर के ला के दे जाऊंगा भाई। तेरा गांव बता दे और तो क्या बताऊं। तेरे पास कोई सोल्यूशन है क्या ऑपरेटर जी? राहुल ये ट्रैवल नहीं कर रहे कि नोटिस को नहीं आया है भाई? ये तो बेटा फिक्स होता है, 4 बजे क्लास आनी होती है। हमने आज तक इतने दिनों से मैं क्लास चला रहा हूँ, 1 मिनट भी लेट हुआ हूँ क्या? तो आप अपने आप आ जाएगा। इसका बेटा एक ही सॉल्यूशन है, आप बार बार मैप बनाओ, बार बार मैप बनाओ। मैप बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, इतना कोई बहुत मुश्किल है नहीं। इतनी बात हम करेंगे तो ये 5 बज जाएंगे। बार नहीं लगती, 5 बजने में कौन सा टाइम लगता है? अभी ये क्लास पूरी हो जाएगी फिर। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, बातें कम करनी है और काम की बातें ज्यादा करनी है। ओके बेटा, ये हमारी बात थी व्यास नदी की। अच्छा, व्यास नदी व्यास कुंड से निकल के आई, ठीक है जी, व्यास कुंड से निकल आई। मिलेगी कहां? तो आपको पता होगा यहां एक स्थान है हरि के बेराज, हरि के बेराज। उस हरि के बेराज नामक स्थान पे मिलती है और यहां से आपकी एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अच्छा, आपको एक बात और भी पता है, राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी का ऑनलाइन बैच ऐप पे स्टार्ट किया जा चुका है। राजस्थान जीके की क्लास आ रही है, आप लोग खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप नौकरी लगना चाहते हो तो। और राजस्थान में अभी डी ग्रुप की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। और आपको राजस्थान जीके याद कराना हमारा काम है, बशर्ते आप जुड़े रहें लगातार। ओके भी बेटा, ऐसे मैप बनाओ, उस मैप पे तो जगह थोड़ी ज्यादा नहीं होती ना, थोड़ी होती है, तो आप थोड़ा इसको ऐसे बड़ा करके बना लो। अब जैसे आपने लिखा रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड, हरि के बेराज, ये इंदिरा गांधी नहर, सब याद हो जाती है। ये आपका अलीपुर आ गया। इधर आपका मान लो चेनाब के बाद रावी की बात करेंगे, रावी की, तो रावी आपकी मुल्तान में मिल जाएगी, मुल्तान। इधर आपकी झंग आ जाएगा, झंग। तो ये ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने से सब याद हो जाता है। ओके, हाँ भाई संदीप, बिल्कुल राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है व्यास नदी। शुरू करें उद्गम, उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट, दर्रे के निकट व्यास कुंड से, व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। अब आप अगली बात पे आ जाओ, अंत कहां होगा व्यास का? हरि के बेराज। और हरि के बेराज कहां है? पंजाब में। हरि के बेराज में सतलज में मिल जाती है। अरे वाह, अभी एक बात और बन गई तो, और वो क्या बन गई?
पूर्णतया भारत में बहने वाली नदी, भारत में बहने वाली नदी। अच्छा, सवाल आ गया कि सिंधु की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है, तब उत्तर व्यास नहीं आएगा, तब उत्तर आएगा शोक। शोक नदी लद्दाख से निकलती है, लद्दाख में ही सिंधु नदी में मिल जाती है। 2 दिन से लगातार ये बात बता रहा हूं आपको, और ये केवल 460 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी, आपको याद रखना इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। एक आपका बना हुआ है पोंग बांध, पोंग बांध, और एक आपका बना हुआ है पंडोह, पंडोह बांध। पोंग बांध और पंडोह बांध दोनों बने हुए व्यास नदी के ऊपर। हाँ, पोंग बांध और पंडोह बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपको और से करवा देंगे। पोंग बांध और पंडोह बांध, ये 2 आपकी बातें थी, क्लियर होगी क्या बताओ? हाँ, अब हम चलते हैं अगली नदी की ओर, और अगली नदी हमारी रहेगी सतलज। याद रखना, ये आपकी सिंधु नदी, ये आपकी कौन सी नदी है? सिंधु। और इसके जस्ट पास से पहले निकलती है सतलज, थोड़ी देर समानांतर बहने के बाद इधर आ जाती है, और फिर इसका पानी इधर आ जाता है, सतलज। अच्छा, आपको याद रखना है इसमें व्यास नदी मिलती है, ये व्यास मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है। ओके, ये कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षसताल झील से। यहाँ जो झील का नाम है वो नाम है राक्षसताल झील, राक्षसताल झील। और इस वाली झील का नाम याद हो गई, मानसरोवर झील। लगातार बता रहा हूं, राक्षसताल झील, मानसरोवर झील। राक्षसताल झील से निकलती है, और इसका यहाँ तिब्बत में जो नाम होता है ना, तिब्बत में वो होता है लोगचेन, लोगचेन खबाब, खबाब, लोगचेन खबाब नाम होता है। सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? लोगचेन खबाब कहते हैं, लोगचेन खबाब। और भारत में आने से पहले 400 किलोमीटर तक लगातार सिंधु नदी के समानांतर बहती है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा इसमें, ये पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? कोई भी नदी रास्ते में जो पर्वत बना उसके बनने से पहले से बह रही है तो उसका नाम होता है पूर्ववर्ती नदी। तो उसका नाम क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी होता है। हाँ भाई, अगली बात पे चले, सतलज नदी। सतलज नदी उद्गम बताओ सबसे पहले तो। उद्गम मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट, किससे भी? मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल झील से। मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल झील से निकलती है। हाँ, तिब्बत में इसे, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? देखो लिखा, लॉग चेन, लॉग चेन खबाब, खबाब, लॉग चेन खबाब कहते हैं। ठीक है जी, अगली बात सुनो, भारत में प्रवेश करने से पहले, भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है, सिंधु के समानांतर बहती है। आपको याद होगा, सिपकिल्ला दर्रा बना के, सिपकिल्ला दर्रा बना के दर्रे से भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, वहां से भारत में प्रवेश। और यह अलीपुर पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। आपको याद होगा, चेनाब आएगी उधर से और चेनाब का इसके साथ मिलकर आएगी, चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है, यह
पूर्ववर्ती नदी है। सर ये क्या होती है पूर्ववर्ती नदी? बेटा कोई भी नदी अपने रास्ते में बनने वाले पर्वत के बनने से पहले से बह रही है, मतलब ये नदी पहले से ही बह रही थी और इसके बाद हिमालय पर्वत बना और उस हिमालय पर्वत को काट के भी वहीं से ही बहती रही, वहां से ही बहती रही जहां से पहले बह रही थी। मतलब हिमालय पर्वत बना तो इसने अपना रास्ता नहीं बदला, इसी का तो नाम है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती। एंड क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? अंकिता कह रही सर आप अच्छा पढ़ाते हो, सच में ही क्या? आंधी आ रही है क्या? हाँ, ये पूर्ववर्ती नदी है, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और पंजाब में लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे हैं। पंजाब में कौन है? पंजाब में लुधियाना, लुधियाना व फिरोजपुर, लुधियाना व फिरोजपुर इसके किनारे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको बता दूं इसके ऊपर दो बांध है, ये वाला तो भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध पंजाब में बना है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पे बना है, 226 मीटर ऊंचा है। पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध था, आजकल टिहरी सबसे ऊंचा बांध हो गया, इसलिए 2 नंबर का ऊंचा बांध हो गया भाखड़ा बांध। हाँ, एक आपका भाखड़ा बांध है और इससे जस्ट थोड़ी दूर आगे नांगल बांध है, नांगल, नांगल बांध। नांगल बांध से भाखड़ा नहर निकाली गई है जिससे हरियाणा के हिसार में सिंचाई होती है और राजस्थान के नौर नहर और भादरा नहर को पानी पानी मिलता है। ये देखो शानदार बच्चे ना सर हमारे। एक छोरो का है वो लठ गाड़ दिए कति सर ने, ये लठ काटे कुणगो भाई उल्टो। हाँ भाई माई, ये लठ काटेगा कौन है? इसको निकालना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई नदी इधर उधर हो जाएगी, बाढ़ बूढ़ आ जाएगी यार, ऐसे मत कर। हैं, चलो चलते हैं अगली बात पे। नांगल बांध, नांगल बांध और आपके भाखड़ा बांध, दोनों बांध बने हुए। भाखड़ा बांध भारत की पहली व्रत बहुउद्देशीय परियोजना थी और आपको पता होगा भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है, चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है। ये सब बातें हम फिर डिस्कस कर लेंगे कभी बांध बांध के अकॉर्डिंग। इतनी बातें आपके लिए क्लियर है? तो ये नदी आपकी क्लियर है। सहायक नदी व्यास और एक स्पीति जो होती है वो दो सहायक नदी होती है। हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर हैं तो बता दो। अंकिता बेटा राजस्थान वाले बैच में राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, इंडिया ज्योग्राफी जब आएगी वो तो यही चलेगी ना, उस ऐप में भी, में भी यही चलेगी। मैं पढ़ाता तो मैं ही हूँ, हमारे ऐप पे सारी इंडिया की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की हो, वर्ल्ड की हो, सारी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ ओके भी, इतनी बातें क्लियर है तो आपका एक नदी तंत्र कंप्लीट हो गया, सिंधु नदी तंत्र। किसी का लिखना बाकी रह गया तो बता दो। हाँ ये मोनिका एकदम सही बात है, जैसे आपका कंप्लीट हो जाए थंब भेज दिया करो ताकि मैं अगली बात शुरू कर सकूं। हाँ इतनी बातें आपकी क्लियर है। अगली बात पे चलेंगे। अब हमारा आएगा गंगा नदी तंत्र। एक तो मैं आपको उस दिन भी सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहा था तो भी मैंने बार बार एक बात कही थी, नदी तंत्र और नदी में अंतर होता है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसमें वही नदी शामिल होगी जो सीधी जाके गंगा में गिरेगी, और गंगा नदी तंत्र में सहायक नदी की सहायक नदी, उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी। नहीं हिस्ट्री कल्चर दूसरे सर कराएंगे बेटा, मैं राजस्थान की ज्योग्राफी कराऊंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी में कराऊंगा, इकोनॉमिक्स राजस्थान की। हाँ अगली बात पे चले, गंगा नदी तंत्र की बात करें तो राम राम भाई विनोद, राम राम। चलो शुरू करते गंगा नदी तंत्र।
भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी द्रोणी है और आपको पता है सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। एक बात आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में सबसे ज्यादा जल कब होता है, तो ये होता है अगस्त या सितंबर में, और सबसे कम होता है जनवरी से लेके जून तक। ये बात आपको बतानी है। मार तो टाबर कमेंट बड़ी खतरनाक करते हैं ना। एक बच्चा और कह रहा है कि गुरु एनडी पढ़ाओ, याद भी हो जाए, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। ओके बेटा, चलो अब हम बात को शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र को। ये आपकी गंगा नदी है, ये वाली गंगा नदी है। अभी एक बार इसको सिंपली आप पढ़े, यहां से हुगली नदी और ये बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में इधर से एक नदी और आएगी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, जिसको ब्रह्मपुत्र को यहां बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना, आज तक आपने गंगा जमुना सरस्वती नाम सुना होगा, जमुना याद रखना। ये भारत में तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम क्या होता है, जमुना। इसी का नाम जमुना होता है। और ये दोनों का मिलके और इधर इधर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसकी एक शाखा इधर गिर जाती है। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बेटा। देखिए ये आपकी गंगा नदी है। अभी गंगा की पूरी डिटेल से बातें बताऊंगा। गंगा इधर से एक नदी आती है, इलाहाबाद में मिल जाती है, इसका नाम है यमुना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि एकमात्र गंगा की सहायक नदी जो हिमालय से आती है परंतु दाईं ओर से गंगा में मिलती है। बेटा यहां आपका हिमालय है, इधर आपका हिमालय है, उस हिमालय से ही गंगा आती है, उस हिमालय से ही यमुना आती, दोनों उत्तराखंड से आती। और बाकी हिमालय से जो भी आएगी, राम गंगा, इसका नाम है राम गंगा, इसका नाम है गोमती। राम गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा, घाघरा के बाद एक नदी आती है गंडक, गंडक, गंडक के बाद एक नदी आती है आपकी कोसी, कोसी, और कोसी के बाद एक नदी आती है महानंदा, महानंदा, और लास्ट में ये ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र में इधर से एक नदी चली जाती है तीस्ता, तीस्ता। ये हिमालय की नदियों का मैंने क्रम बता दिया। इस यमुना में इधर से एक नदी मिलेगी चंबल, चंबल में एक नदी मिलती है इधर से बनास। अब मैं तो बनास की भी सहायक नदी बता दूंगा, लेकिन इंडिया में काम की नहीं है। चंबल के बाद इधर एक नदी मिलती है बेतवा, यमुना में मिलती है। एक केन, केन भी आपकी किस में मिलती है, यमुना में। और इधर एक अमरकंटक की पहाड़ी से जाएगी, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, और ये वाली नदी होती है नर्मदा। ये पीछे एक पेपर में पूछा गया था कि कौन सी दो नदी एक ही स्थान से निकलती हैं, सोन और नर्मदा। इस सोन नदी में सोने के कण होते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा, ऊपर वाली नदी कौन कौन सी होगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और जमुना होगी। नीचे वाली में कौन होगी, यमुना, चंबल, बेतवा, केन। लेकिन चंबल, बेतवा, केन तो यमुना में मिलती हैं, सोन और यमुना इसके बाईं ओर से मिलती हैं। आपको ध्यान रखना, जिधर नदी जा रही है उधर आप मुंह कर लो। आपका दायां नदी का दायां होगा, आपका बायां नदी का बायां होगा, दोनों चीजें सेम होती हैं। जिधर आपके दायां बायां उधर नदी के दायां बायां होगा। अब कभी आप नदी के ढूंढने लग जाओ कि बायां हाथ कौन सा है, दायां कौन सा है, नदी के नहीं मिलेगा, आपके ही होता है। ओके, अब यहां से सवाल बताइए। पहला एक सवाल बताइए आप, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जब तक आपको ऑप्शन में यमुना मिलेगा तब तक ठीक है, लेकिन यमुना के साथ मान लो, यमुना के साथ मान लो ब्रह्मपुत्र भी ऑप्शन में मिल जाए तो उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र, तो उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र। और मेरी सिक्स सेंथ ये कह रही है कि अभी कभी ना कभी एग्जाम में ये सवाल आएगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, और उसमें आपको एक ऑप्शन ब्रह्मपुत्र मिलेगा। उस दिन इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी आखिर में गंगा में मिलती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं हो तो यमुना। इसके बाद सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, गंगा में मिलने वाली आखिरी सहायक नदी कौन सी है?
महानंदा, महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है, बहुत ज्यादा दूर से नहीं आती। ये कोसी, गंडक और घाघरा तीनों नेपाल हिमालय से आती है। नेपाल हिमालय से, नेपाल से हमारे देश में आती है, ये बात भी याद रखनी है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, आपको पता ही है। हाँ, चलो अगली बात पे चलेंगे, एक एक बात पूरी बताऊंगा। हाँ, क्या अब देखो, आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी तंत्र की दाईं ओर की नदी है। गंगा नदी तंत्र, तंत्र शब्द आ जाए तो यमुना भी आएगा, चंबल भी आएगा, बेतवा भी आएगा, केन भी आएगी, सोन भी आएगी। लेकिन सिर्फ गंगा की सहायक नदी पूछी जाए तो केवल यमुना और सोन ही आएंगी, फिर ये सब नहीं आएंगी, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की, यमुना की सहायक नदी है। ओके बेटा, विनय कुमार। ढूंढ ले भाई किरण, तेरे को कौन मना करता है, बताओ। एक छोरी कहे, बोले मेरे को नौकरी का मैं क्या करूंगी, मैं तो सोन नदी में सोना ढूंढूंगी। ढूंढ ले भाई, सोना खाने के काम थोड़ी आएगा। हाँ, सोने का भाव कम होने वाला है, खरीद मत लेना, ढूंढ मत लेना। हाँ, सोन नदी में एक्चुअली सोने के कण पाए जाते हैं, तभी इसका नाम सोन है। ओके बेटा, विनय, इस गंगा नदी की लंबाई 2424 किलोमीटर नहीं है भाई, 2525 किलोमीटर है। तूने एक को क्यों घटा दिया, अब वो तो तू जाने, है ना। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है बेटा। ठीक है भाई, तो ये आपकी कुछ बातें हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन। एक नदी और भी होती है, तमसा, तमसा होती है, लेकिन बेटा वो बहुत बारीक सी नदी होती है, तमसा, 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 दक्षिणी टोन्स भी कह देते हैं उसको, ये वाली बात होती है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब हम चलेंगे गंगा नदी के पास। गंगा नदी, गंगा नदी के पास चलेंगे। सबसे पहले आप शुरू करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी में देखो, गंगा नदी की सबसे पहले दो धारा होती हैं, एक होती है आपकी भागीरथी और एक होती है अलकनंदा, और ये दोनों देव प्रयाग में मिलती हैं। ये वाली आपकी नदी होती है भागीरथी। कौन सी होती है ये? भागीरथी, भागीरथी। और ये वाली आपकी नदी होती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी होती है ये वाली, अलकनंदा। और ये दोनों नदी आपके यहां देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में मिलती हैं। अच्छा, भागीरथी नदी जो है वो आपकी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यहां से निकलती है, और यहां इसका नाम है गंगोत्री हिमनद। बेटा, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर का मतलब बर्फ की नदी। तो ये आपके गंगोत्री हिमनद से निकलती है। सरिता, ये बात नहीं चलेगी भाई, ट्रिक वाली बात हमारे पास नहीं होती। हाँ, नर्मदा का उद्गम तथल खान है जी। क्या है बेटा, नर्मदा का उद्गम कहाँ है? विनोद राव, दोबारा से बता बेटा क्या पूछना चाह रहा है। आपकी ये जो नदी है भागीरथी, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, इसी के ऊपर वो बांध बना है, टिहरी बांध, जो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध, ऊंचाई आप बताओगे। टिहरी बांध उत्तराखंड में बना है बेटा, उत्तराखंड में। अब देखो, शुरू करो। अलकनंदा नदी जो है ना, वो बद्रीपथ, बद्रीनाथ के सतोपद हिमनद से निकलती है। सतोपथ, सतोपथ हिमनद, हिमनद। और स्थान का नाम है बद्रीनाथ। ये आपसे एक बार ऐसे पूछा गया है, कौन सा हिंदू तीर्थ सबसे उत्तर में है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यहां से निकलती है। अलकनंदा नदी एक्चुअली में धौली गंगा और विष्णु गंगा से बनती है। मतलब ये भी दो नदी होती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ओके,
अभी देखता चल तो तू फिर, आप ही तो बता रहे हो नहीं निकलती, मैं तो कह रहा हूं एक जगह से निकलती। अब बेटा अब दोबारा से सुनो, जो आपकी अलकनंदा नदी है वो दो नदियों के मिलने से बनती है, धौली गंगा और आपकी एक तो धौली गंगा है और एक आपकी विष्णु गंगा है, दोनों से मिलके मिलती है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों जो होती है वो जोशीमठ में मिलती है, जोशीमठ। यहाँ पे आपका एक स्थान है जोशीमठ, 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 जिसको विष्णु प्रयाग भी कह देते हैं, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, जोशीमठ या विष्णु प्रयाग। धौली गंगा व विष्णु गंगा जो नदी है वो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। और इसके आगे आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एक स्थान है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, यहाँ एक स्थान है कर्ण प्रयाग, और उस कर्ण प्रयाग में एक नदी मिलती है पिंडार। ये कौन सी नदी मिलती है बेटा? पिंडार नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। और उसके बाद आपको याद रखनी है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, मंदाकिनी, हाँ रुद्र प्रयाग, यहां आपका रुद्र प्रयाग, और इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। आपको क्या कर लेना है, इनका आपको याद रख लेना है, नीचे से याद रखो तो यहां से इलाहाबाद से शुरू हो जाना, क्योंकि आगे इलाहाबाद में यमुना नदी मिलेगी। इलाहाबाद, आजकल तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो आप यहां से शुरू कर दो, प्रयागराज एक, 2 नंबर पे इससे ऊपर देव प्रयाग, 3 नंबर पे आपका रुद्र प्रयाग, 4 नंबर पे आपका कर्ण प्रयाग, 5 नंबर पे आपका विष्णु प्रयाग, और फिर आपका 6 नंबर पे बद्रीनाथ हो जाता है। अब आप कह रहे हो सर सोल्ट ट्रिक बताओ, सोल्ट ट्रिक बताओ, तो बेटा सोल्ट ट्रिक कैसे बनती, सोल्ट ट्रिक कैसे बनती? प्रयागराज, तो प्रयागराज से पैर पर ले लो, है ना, परदेव, परदेव, प्रयागराज और देव प्रयाग, देव हो गया, परदेव, और फिर आगे वाले में अलक, अलक, एल से क्या हो जाएगा, है ना, अलकनंदा नदी में कौन कौन सी मिलेंगी? रुद्र प्रयाग। आप केवल इसको याद रखना चाहो कि नदी अपने आप याद रख लो, तो फिर ऐसे याद लिखो, परदेव, पर से प्रयागराज, देव से देव प्रयाग, और फिर रू, रुक, रुक, और फिर कट जानो है रुक, विष्णु आ गए बद्री जी। अच्छा अब आप बताओ इसमें कोई मजा आया क्या? कुछ नहीं हुआ इसमें, इसमें जैसे परदेव रुक विष्णु आ गए बद्री जी, ये सोल्ट ट्रिक बन गई, ऐसे सोल्ट ट्रिक बनती है। पैसे हो गया आपका सबसे नीचे प्रयागराज, फिर उसके बाद देव प्रयाग, ओके, देव प्रयाग के बाद आपका रुक से हो गया रुद्र प्रयाग, और फिर आपका हो गया विष्णु प्रयाग, और फिर आपका हो गया बद्रीनाथ। ये आपके सब कर्म वाइज हो गए, कर्म वाइज हो गए। तो आप ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक, मैं तो कहता हूं अपनी खुद की बनाओ, दूसरे पे निर्भर मत रहो, दूसरा जो बात बताएगा वो आपके सेटल नहीं बैठेगी। हाँ कोई शुद्ध शब्दों में अच्छी बात बनती होगी तो मैं बता दूंगा, परदेव रुक विष्णु आ गए बद्री जी, तो नीचे से ये इकट्ठा हो जाएगा। तो सर नदियों का तो पता नहीं चला, तो बेटा ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। आपको याद रखना है प्रयागराज में गंगा यमुना मिलेंगी, उसके बाद देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलेंगी, फिर उसके आगे मंदाकिनी मिलेगी, उसके आगे पिंडार मिलेगी, फिर इनकी भी शॉर्ट ट्रिक बना लो। फिर इतनी शॉर्ट ट्रिक बनाओ, इससे अच्छा यही है ना कि आप अपना आराम से बैठ के इनको 2-5 बार याद कर लो, वो ज्यादा सही रहेंगी। अच्छा आप बताओ देव प्रयाग में कौन मिली? आप उधर देख देख के बता दो, देव प्रयाग, देव प्रयाग में कौन सी नदी मिली? देव प्रयाग में मिली भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा भागीरथी का हिसाब यही क्लियर हो जाएगा, अब अलकनंदा ही चलेगी, आगे चलेगी वो। फिर आप बताओ रुद्र प्रयाग में कौन मिलेगी? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, मंदाकिनी, और आगे यही रहेगी अलकनंदा, अलकनंदा ही रहेगी।
अच्छा, फिर आपके आगे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? पिंडार। पिंडार। और आगे कौन सी रहेगी? अलकनंदा ही रहेगी। ओके। और आपकी विष्णु प्रयाग में कौन मिलेगी? विष्णु प्रयाग में आपके मिलेगी धौली गंगा। धौली गंगा व विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा व विष्णु गंगा। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। बेटा कर्ण प्रयाग ये रहा। ये रहा, पिंडार नदी मिल रही है इसमें। कर्ण प्रयाग ये रहा, है ना? अच्छा। हैं? हाँ हाँ। ये हमने देखो इसके बाद रुद्र प्रयाग के बाद लिखना था कैसे। कर्ण प्रयाग, ये कर्ण प्रयाग था भाई। कैसे कर्ण प्रयाग बन रहा था इसमें? ये तो इससे बन गया था, ये इससे बन गया था ना। रै से रुद्र प्रयाग, कैसे कर्ण प्रयाग, वी से विष्णु प्रयाग, बद्री से बद्रीनाथ, ये वाली बात थी। ये शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो कोई काम की नहीं होती। आप इन पे विश्वास भी मत करो, मैं तो ये कहता हूं आप 10 बार इसका मैप बनाओ, जिंदगी में नहीं भूलोगे। हाँ भाई। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो फिर हम अगली बात पे चले। भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है। हाँ। अब हम जो मेनली मेनली बात करेंगे वो कहां से करेंगे? तो ये करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी की मुख्य शाखा, गंगा नदी की मुख्य शाखा भागीरथी गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री नद से निकलती है। से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये तो बात हो गई इसके निकलने की। हाँ, उसके बाद यह है हरिद्वार। हरिद्वार में, हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में यह नदी मैदान में प्रवेश करती है। अच्छा, ये कुल लंबाई वाली समस्या का समाधान भी कर देता हूं। बेटा कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एनसीईआरटी 9th क्लास और 11th क्लास दोनों की किताबों में लिखा हुआ है। ट्रिक किसी के भी याद नहीं रहेगी, किसी के भी याद नहीं रहेगी। ये सिर्फ मन बहलाने का तरीका है। अच्छा, उत्तराखंड। एक तो ये उत्तराखंड में बहती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में बहती है, और इसके बाद आपकी बिहार में बहती है, और इसके बाद आपकी पश्चिम बंगाल में बहती है। ये भी मैं बता दूं कि एनसीईआरटी कहती है कि 4 स्टेट में बहती है। उत्तराखंड में आपकी 110 किलोमीटर बहती है। सबसे ज्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर बहती है। ये आपको याद नहीं करनी, 445 और 520 किलोमीटर। अब आप इन सब को जोड़ देना, 2525 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें से ये सवाल जरूर आता है कि गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी किस राज्य में बहती है सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में बहती है। ओके भी। प्रयागराज में कौन सी आई सर? बेटा देखिए आ रही, ये यमुना है, यमुना। और इधर से ये गंगा, और ये दोनों कहाँ मिल गई? प्रयागराज में। अभी हमारा टॉपिक पूरा थोड़ी हुआ गंगा, बहुत चलेगा अभी तो ये। आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत। हाँ। अगली बात, यह है भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा
अपवाह तंत्र है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कितने क्षेत्र में फैला है? 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है बेटा, है ना। और अब इसकी सहायक नदी की बात करेंगे। सहायक नदी, सहायक नदी दाईं ओर बाईं ओर। चलो पहले कर लेते हैं दाईं ओर। दाईं ओर नीचे की ओर था, और उसमें एक तो थी यमुना और एक थी सोन। सीधी सीधी मिलने वाली दो प्रसिद्ध नदी तो यही थी। एक टॉन्स भी नदी होती है, टॉन्स, टॉन्स, टॉन्स। और बाईं ओर की, तो बाईं ओर जो भी हिमालय से आएंगे तो उनमें शुरू हो जाओ रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, 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 कोसी के बाद महानंदा, कोसी, गंडक, कोसी और महानंदा, महानंदा। मैं ये आपको बता दूं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानंदा, ये आपकी बात है। इसके बाद आप जोड़ना चाहो तो ब्रह्मपुत्र भी जोड़ दो, क्योंकि एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में जाने के बाद देख बेटा, ये धौली गंगा यहाँ कहाँ लिखा है? हमने नहीं लिखा यहाँ तो। अच्छा, ये धौली गंगा के साथ ये क्या, विष्णु गंगा? ये बेटा विष्णु गंगा है, धौली गंगा के साथ विष्णु गंगा है। प्रयागराज में कौन सी आई सर? ये तो बता ही दिया। धौली गंगा के साथ क्या लिखा बेटा? विष्णु गंगा लिखा। सचिन ओके, ओके बेटा। और बताओ, ये वाली बात क्लियर होगी? बताओ, इतनी इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बताओ। हाँ, अब अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा पर फरक्का बांध बना है, फरक्का बांध बना है। आपको भी शायद पता है कि फरक्का बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में बना है, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है। भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित, भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित है ये बांध ही विवादित है। ओके भाई, उसके बाद हम अगली बात पे चलें तो आपको पता चलेगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में यह दो शाखाओं में बट जाती है, शाखाओं में बट जाती है। ठीक है जी, अभी आपको बताता हूं। ये आ गई, यहां से एक शाखा तो चली जाती है आगे, एक शाखा तो चली जाती है बांग्लादेश, ये यहां बांग्लादेश आ जाता है, और एक शाखा आ जाती है आपकी इधर, और ये दोनों की दोनों जाके नीचे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अभी बताता हूं बेटा, इस नदी का नाम है हुगली, हुगली, और इसमें दामोदर नदी मिलती है, दामोदर, दामोदर नदी भी मिलती है इसमें, आपको पता हो तो। हाँ, सही है। आप ये बात आपको क्लियर है कि दामोदर नदी मिलती है? जब आप कहोगे अंकित तभी कर, अंकिता तभी करवा दे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, जल्दी करा दूंगा। हाँ, ये वाली जो शाखा है इसका नाम होता है पद्मा। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, उसका नाम होता है जमुना, और फिर ये दोनों मिल जाती तब इसका नाम होता है मेघना, 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 है ना। और भारत, भारत में इसका नाम होता है भागीरथी। तो गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है,
मुख्य शाखा पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में चली जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हो ना? और गौण शाखा, गौण शाखा हुगली के नाम से बहती है तथा कलकत्ता के निकट, तथा कलकत्ता के निकट, कलकत्ता के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब बातें आपकी आज की क्लियर हो गई। इतनी बातें ठीक है, ज़्यादा अब सही नहीं है। कल फिर मिलेंगे, तब आगे की बात फिर करेंगे। थोड़ा सा हमें अभी और समय चाहिए गंगा नदी को 5-10। ओके, आज के लिए इतना।